हेलो एवरीवन। आज करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एज द नेम इंडिकेट्स, एड्रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी, और एड मीन्स एडजॉइनिंग, यानी कि एडजॉइनिंग टू किडनी देर इज अ ग्लैंड विच वी कॉल एज एड्रिनल ग्लैंड। सिंस कितनी किडनी होती हैं? दो किडनीज होती हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो ही होती हैं, यानी कि पेयर्ड होती हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो। जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो येलोइश स्ट्रक्चर है ना, एकदम इसके टिप पर है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो, इस तरह से दो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी के जस्ट ऊपर और फ्रंट में होती है, बिकॉज दे आर अबव द किडनी, इसीलिए इन ग्लैंड्स को सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ठीक है। नाउ इफ़ वी टेक सेक्शन, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन लें तो हम विल फाइंड कि ये जो आउटर मोस्ट येलोइश रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना बाहर की तरफ से, ये दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑन, हम जिसको कैप्सूल भी बोलते हैं। और अंदर से हम देखेंगे कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनर जो एक रेडिश पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं मेड्यूला या एड्रिनल मेड्यूला, और ये जो पेरिफेरल पोर्शन है ये सारा, इसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में भी हम देखें, मेजर पार्ट कॉर्टेक्स का होता है। 80 to 90% ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज ऑक्यूपाइड बाई कॉर्टेक्स, और मेडुला जो है वो 10 to 20%। ठीक है। इस और इसके साथ साथ ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, यहाँ पर भी ना आपको ऐसे 3 लेयर्स दिखाई देंगे, बिकॉज जो पोजिशन सेल्स की पोजिशन है या टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो डिफरेंट है। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दिस इज अगेन इन टर्न मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स, जो कि हम बाद में एक के बाद एक लेंगे। एक बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो एड्रिनल मेडुला है और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, इवन इनका ओरिजिन जो है वो भी डिफरेंट है। जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्मल लेयर। जर्मिनल लेयर कौन सा? मीजोडर्म जर्मिनल लेयर से डिराइव किया हुआ है कॉर्टेक्स पोर्शन। मेडुला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, यानी ये मेडुला एक्टोडर्म से डिराइव किया हुआ है, और कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो मीजोडर्म से डिराइव किया। और दोनों के जो सेल्स हैं, स्ट्रक्चर वो भी डिफरेंट है, फंक्शंस भी डिफरेंट है, दोनों हार्मोन भी अलग अलग टाइप के सिक्रीट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो एक बार ये डायग्राम भी दिखाती है। ये देखो, आप सेक्शन लेंगे तो ये जो इनर पोर्शन है, दिस इज मेडुला, एंड दिस आउटर पोर्शन इज, दिस होल इज नोन एज कॉर्टेक्स पोर्शन। ठीक है। नाउ अगर हम सेक्शन लें, यू सी, ये देखो इस तरह से जो आउटर मोस्ट पोर्शन है वो कैप्सूल है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। नाउ दिस मेजर पोर्शन, जिसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये देखो 3 तरह के सेल्स का बना हुआ है, या 3 तरह के रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है। जो अपर मोस्ट जस्ट बिलो द कैप्सूल जो लेयर है, उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा में आप देखो इस तरह से ना आइलैंड्स ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, डिस्क्रीटली प्लेस्ड हैं कहीं कहीं पर, जिनको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वो थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें तो ये लेयर इज जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा में आप देखो पिंक कलर के सेल्स हैं इस तरह से, इफ़ यू सी, ये इस तरह के रेडिएटिंग कॉलम्स के बने हुए हैं। और ये जो यहाँ पर फैसिकुलेटा में सेल्स हैं, दीज सेल्स आर रिच इन लिपिड। और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर स्फेरिकल शेप का होता है। इनर मोस्ट लेयर जो है वो है जोना रेटिकुलरिस, और ये आप देखो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इरेगुलरली प्लेस्ड हैं, और बीच बीच में स्पेसेस है, जिसको हम कहते हैं साइनसेस। ठीक है। और जोना रेटिकुलरिस में इफ़ यू सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी इरेगुलर होता है। तीनों जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। और कॉर्टेक्स में बता दो, कॉर्टेक्स पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एनिमल का एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट रिमूव कर दिया जाए, इट मे लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है,
ये पोर्शन जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है उसको कहते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इन जनरल कॉर्टेक्स जिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है उनको कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अराउंड 40 कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो जोना ग्लोमेरुलस से सिक्रीट करता है उनको कहते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। और जो मेजर मिनरलो कॉर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? एज द नेम इंडिकेट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है। क्या होता है कि जब बॉडी में सोडियम लेवल जो है वो डाउन चला जाए, लोअरिंग डाउन ऑफ सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। अगर बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाए या ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। या फिर बॉडी में पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए जिसको कहते हैं हाइपर कैलीमिया। ठीक है, या फिर ब्लड वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है ना, तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं क्या करेंगे, दे विल सेंड मैसेज टू द ब्रेन एंड मैसेज विल द ब्रेन विल मैसेज एड्रिनल कॉर्टेक्स और जोना ग्लोमेरुलर टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, रोल क्या है कि इट कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? एक तो नेफ्रॉन से होगा यानी कि यूरिन से होगा, दूसरा बाइल से ये रीअब्जॉर्ब करता है, तीसरा सलाइवा से सोडियम रीअब्जॉर्ब करता है, चौथा ये जो है स्वेट ग्लैंड्स उनसे भी रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का, जिससे कि बॉडी में सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब क्या है, बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है कि अगर बॉडी जो है सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है तो उसके बदले में पोटेशियम भी रिलीज कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। राइट, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है बॉडी में कि जो सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन होती है। अब क्या होता है कि बॉडी में अगर मिनरल कंटेंट या सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी का या ब्लड का या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और इससे अराउंड 15 से 25 मिलीमीटर मरकरी तक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के लिए मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, एक्शन पोटेंशियल किसकी मेम्ब्रेन पर ट्रैवल करता है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर ट्रैवल करता है या इवन सार्कोलेमा यानी कि मसल की मेम्ब्रेन पर भी ट्रैवल करता है। तो एक्शन पोटेंशियल तभी ट्रैवल करेगा जब बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। और वो कैसे मेंटेन रहेगी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन शॉर्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं बॉडी में वाटर का बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
ठीक है, और तीसरा ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ये तो था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन। ठीक है, जिसमें एल्डोस्टेरॉन और भी बहुत सारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मेन जो है वो है एल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, नाउ अगर हम देखें कि सपोज एल्डोस्टेरॉन जो है सिक्रीशन नहीं हो रहा है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन जो है वो कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, there will occur a disease या which we call as Addison's disease. तो एडिसन डिजीज किसकी डेफिशिएंसी में होगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी में होगी या एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी में होगी। अब एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सारी जो चीज़ें अभी हमने लिस्ट आउट करी ना वो सब जो अपोजिट हो जाएंगी। क्या होगा, देर विल बी जो आयोनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, देर विल बी इन डिक्रीज इन sodium ion concentration, there will be increase in potassium ion concentration, there will be decrease in blood volume, right, there will be decrease in blood pressure of the body, right, और इससे क्या होगा कि there will be loss of water through urine, जिसको हम कहते हैं dehydration। ठीक है, तीसरा एक और जो फंक्शन वो है कि एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी में क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करेगी जो कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, और जब बॉडी में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बढ़ जाता है उससे क्या होता है कि जो मेलानिन सिंथेसिस है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो पर्सन एडिसन डिजीज से सफ़र करता है उसमें क्या होगा, मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉडी में क्या हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी। ये देखो, ये देखो, ये नॉर्मल हैंड है और ये जो हैंड है ये उस जो पर्सन है वो एडिसन्स डिजीज से सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ ब्रॉन्ज, इसके हाथ जो है ब्रॉन्ज लाइक हो गए हैं या ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ACTH विच लीड्स टू more and more synthesis of melanin, right? Now we come to the next layer, that is zona fasciculata, right? Now this zona fasciculata, it releases a group of hormone which we call as glucocorticoids. ठीक है, एज द नेम इंडिकेट zona fasciculata is responsible for carbohydrate metabolism of the body. The most important glucocorticoid is cortisol. ठीक है, तो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में क्या करते हैं या कॉर्टिसोल बॉडी में क्या करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं रेगुलेट, सी बॉडी में सपोज ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो कॉर्टिसोल के इन्फ्लुएंस में या कॉर्टिसोल क्या करेगा, बॉडी की जितने भी प्रोटीन्स हैं या फैटी एसिड्स हैं उनको यूटिलाइज करेगा ताकि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है वो अवेलेबल करा जाए। जैसे प्रोटीन्स को जो है अमीनो एसिड्स में ब्रेक किया जाएगा और अमीनो एसिड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सेम वे फैटी एसिड्स विल बी मोबिलाइज्ड इनटू लिवर टू गेट कन्वर्टेड into glucose, and glucose you know that is used by the mitochondria as a source of energy. ठीक है, यानी कि कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा और जो है कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन ये है कि ये बॉडी में अमीनो एसिड्स अवेलेबल कराते हैं। प्रोटीन्स को ब्रेक तो करते हैं अमीनो एसिड्स में, या तो अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए या ये अमीनो एसिड्स जो हैं लिवर में जो वेरियस एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है उन एंजाइम के सिंथेसिस के लिए
जो है द अमीनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड बाय द कॉर्टिसोल। ठीक है। तीसरा ये है कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, कोई भी कंडीशन है, कोई इंजरी हो जाए या कोई भी मतलब पैथोजन ऐसी कंडीशन हो जाए जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज वासो कंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नैरो डाउन कर देते हैं, जिससे कि ब्लड लॉस ना हो और बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट, यानी कि इन्फ्लेमेशन, यानी कि बॉडी में अगर कोई स्वेलिंग आ जाती तब भी जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है आर गिवन। इवन कोई बॉडी में एलर्जी होती है, दैट एलर्जी इज ऑल्सो ट्रीटेड बाय गिविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल। राइट नाउ देयर this is the normal role of glucocorticoids. Now what happens when excess cortisol secretion occur in the body? ठीक है। अब एक्सेस कॉर्टिसोल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहेगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी हाई रहता है। तो इस तरह की कंडीशन में जब कॉर्टिसोल के कारण बॉडी में ग्लूकोज हाई रहे, इसको एड्रिनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल हाई होगा, ग्लूकोज लेवल हाई होने से जो पर्सन है उसमें ओबेसिटी आएगी। राइट और ओबेसिटी के अलावा एक्सक्रीशन ऑफ शुगर होगा इन यूरिन में शुगर जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी। तीसरा ये कि जो लिम्ब मसल्स है वो जो है उनकी भी वेस्टिंग होगी। हाई कंसंट्रेशन ऑफ sodium in the body, low concentration of potassium in the plasma, there will be rise in blood pressure, there will be rise in blood volume. क्या होता है कि कॉर्टिसोल का थोड़ा थोड़ा सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला भी फंक्शन होता है, जैसे कि एक्सेस कॉर्टिसोल से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले भी फंक्शन जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो पर्सन इन सब सिम्टम से सफ़र करता है उस डिजीज़ को हम कहते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम में एक बार तुम्हें पिक्चर दिखाना चाहूँगी। क्या होता है ये देखो, कुशिंग सिंड्रोम में इस तरह से जो है ना फेस जो है वो मून शेप हो जाता है और एक इस तरह से हम्प बन जाता है, बॉडी ऐसी लगती है स्वेलिंग है बॉडी में, फैट डिपॉजिशन होता है बॉडी में, और इस तरह के टॉर्जन को बोलते हैं बफेलो टॉर्जो कंडीशन। करेक्ट। नाउ वी कम टू थर्ड लेयर, that is zona reticularis layer. This zona reticularis it releases a group of hormone जिसको हम कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, या इसका दूसरा नाम भी है एंड्रोजेंस। ठीक है। तो ये जो हार्मोन है देखा जाए तो इवन मिडिल लेयर जोना फैसिकुलेटा भी कुछ सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है और जोना रेटिकुलरिस तो करता ही है। ठीक है। अब what are sex corticoids or androgen? See what happens is that they both these layer they release small amount of male and female sex hormones. हालांकि जो मेल सेक्स हार्मोन है उसकी अमाउंट जो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है दैट इज़ टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि जोना रेटिकुलरिस जो है टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है सम अमाउंट। और ये टेस्टोस्टेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल। और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स जैसे कि डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, या फिर इफ़ यू सी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर,
कि ऑल ओवर बॉडी जो है दिस ग्रोथ ऑफ हेयर. सेम वे अनदर हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर हार्मोन जिसको कि फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन. बाय दिस सेम जोना रेटिकुलरिस या थर्ड लेयर से. एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस करता है. या फिर मतलब इन जनरल, जैसे कि अगर देखें दैट मीन्स जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो इस तरह से ये जो जोनल रेटिकुलरिस है वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है, मेल एंड्रोजन्स या फीमेल एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन. ठीक है, अब हम ये देखो, ये जो तीनों लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं ये हार्मोन्स? क्या होता है कि जब इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, या फिर आप यू कैन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करेगी? इट विल रिलीज अ हार्मोन जिसको कहते हैं ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करेगा? इन तीनों लेयर्स को, कॉर्टेक्स के तीनों लेयर्स को, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट करेगी to secrete their own corticoids. Now अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया जो थर्ड लेयर है, इफ़ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रीटेड इन एक्सेस, अगर इनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि एक्सेस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन फीमेल्स की एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एक्सेस में सिक्रीशन होते हैं तो क्या होगा? इट विल लीड टू अ डिजीज और विच वी कॉल एज एड्रिनल वायरलिज्म. एड्रिनल वायरलिज्म में क्या होता है कि जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं, वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल में मेल वाले सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी आ जाती है जिसको हम कहते हैं बियर्ड, या फिर मूंछ आ जाती है जिसको कहते हैं मुस्टैश. ठीक है, या फिर वॉइस जो है डीप हो जाती है, या जैसे गहरी वॉइस जिसको कहते हैं होर्स वॉइस डेवलप हो जाती. ठीक है, और अगर ये तो था फीमेल्स में. अगर फीमेल्स में अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन एक्सेस हो जाए, अगर मेल्स में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन जो है वो अलग हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल मैच्योर सेक्शुअल मैच्योरिटी इन मेल्स. अर्ली abnormal sexual maturity in males in case of excess secretion of sex corticoids in males. Right? Now we come to adrenal medulla. ये देखो, तो ये सेंट्रल पोर्शन है, इसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं. ये रेडिश कलर का है, और अगर हम इसका सेक्शन देखें तो ये देखो, ये जो पोर्शन है ये इस तरह से पॉलीहेड्रल लार्ज सेल्स का बना है. इन सेल्स को कहते हैं क्रोमैफिन सेल्स. ठीक है, ये क्रोमैफिन सेल्स एक तरह से आप पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं या मॉडिफाइड न्यूरोनिक सेल्स हैं, जिनको हमने क्रोमैफिन सेल्स जो है वो नाम दिया हुआ है. ये जो है ये सेल्स जो हैं, अगर हम इनका ओरिजिन देखें, दे आर बेसिकली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, ये सेल्स जो है दो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं. क्रोमैफिन सेल्स या मेडुला जो है दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है. एक तो एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. दूसरा है नॉर एड्रेनालिन, या फिर इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. मेजर हार्मोन जो है वो
एड्रेनालिन पोर्शन का है, एपिनेफ्रिन का, और ये थोड़ा उससे लेसर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दोनों का जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो है वो डिफर करता है। अब हम इन हार्मोन्स के फंक्शन देखते हैं एक एक करके। जैसे इफ़ यू सी, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी इससे पहले कि ये जो ग्लैंड है या ये मेडुला है, अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो भी जो है ये एनिमल की डेथ नहीं होती, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाइटल नहीं है फॉर लाइफ। केवल इसका फंक्शन क्या है कि ये केवल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑगमेंट करता है या उसको सपोर्ट करता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज खाली हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी काम चल सकता है, बट फिर भी इसका जो है मेडुला का रोल या जो इसके जो हार्मोन्स है या ये जो रिलीज़ होते हैं, ये फिर भी एनिमल को स्ट्रेस झेलने में आसानी कर प्रोड्यूस कर आसान कर देते हैं। इसीलिए इनका ऐसा नहीं है कि इनका कोई फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं इन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है। देखा जाए कि दोनों ही हार्मोन्स जो हैं क्या करते हैं, ये बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म ये बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ने से एनिमल जो है दोनों तरह की स्ट्रेस, देखो एनिमल जो है फिजिकल स्ट्रेस फेस करता है और मेंटल स्ट्रेस फेस करता है। फिजिकल स्ट्रेस में क्या होगा कि जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस कैसे होगा, सपोज जैसे बीपी जो है वो लो हो गया या शुगर जो है वो लो हो गया, ठीक है, या फिर कोई मसल एक्सर्शन हो गया, मसल, ठीक है, मसल एक्सर्शन हो गया, या फिर कोई बॉडी में पेन है, कोल्ड है, इंजरी है, ये सारे जो हैं फिज़िकल स्ट्रेस के एग्जांपल्स हैं। तो फिज़िकल स्ट्रेस की कंडीशन में जो है क्या होगा कि ये हार्मोन रिलीज़ होगा। और इवन जो है मेंटल स्ट्रेस कैसे, जैसे एंगर है, फियर है, और इफ़ यू कैन से कि शॉक है, SHOCK, या कोई दुख है जिसको हम कहते हैं ग्रीफ है। तो इस तरह के जो स्ट्रेस बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं, इन स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि देयर हैज़ टू बी इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। और इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म कैसे प्रोवाइड किया जाता है, बाय दीज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करेंगे कि दे विल इंक्रीज हार्ट बीट, देयर विल बी इंक्रीज इन हार्ट बीट, ठीक है। और क्या होगा, देर विल बी यू कैन से कि हाई, इट विल रेज द ब्लड प्रेशर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई नॉट ओनली टू हार्ट के अलावा जो स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से स्मॉल आर्टरीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ की ब्लड सप्लाई वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से जो है ये जो हार्मोन जो है अपना रोल जो है प्ले करता है और इन स्ट्रेसेस को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है। किसी भी स्ट्रेस को झेलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये कैसे मीट की जाती है, बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट, बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग respiratory rate, by increasing sugar level in the blood, by increasing blood supply to heart, to skeletal muscles, to brain, and by increasing oxidative metabolism, right? तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हाई रेट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, जो कि दोनों फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को फेस करने में या डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस
फेस करने में हेल्प करने के अलावा ये हार्मोन और जो फंक्शन करता है वो ये करता है कि इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है, जो ब्लड रिजर्व ब्लड सप्लाई होती है और वो जो ब्लड है वो डेविएट कर देते हैं कहाँ पर, टू द मसल्स। इसी तरह से स्किन में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं, या विसरल ऑर्गन्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, दे ऑल आर डेविएटेड टू सप्लाई ब्लड टू द मसल्स। दूसरा अगला इफेक्ट क्या है इस हार्मोन का कि इट डिक्रीजेज द क्लॉटिंग टाइम ऑफ क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड में का क्लॉट होने का टाइम जो है वो डिक्रीज कर देता है। प्यूपिल को डायलेट कर देता है, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल या डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और जो हमारे जो हेयर होते हैं बॉडी में, उनके नीचे जो एक मसल होती है जिसको कहते हैं एरेक्टर पिलाई मसल, तो एरेक्टर पिलाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि वो जो फर जो है एनिमल को वो थिकर फर हो जाएगा और एनिमल को एक तरह से एक फर कोट प्रोवाइड करेगा एनिमल्स में। या गूस फ्लैश ह्यूमन बीइंग में, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, गूस फ्लैश प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ये हॉर्मोन्स जो हैं इसके अलावा क्या करेंगे कि लिवर और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, तो उस ग्लाइकोजन को इफ़ यू सी इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, राइट? और यू कैन से ग्लूकोज अंडरगोज रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो इन दोनों हार्मोन्स के रोल को काफ़ी बार फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी बोला जाता है, बिकॉज जो अभी हमने अबव मेंशन फंक्शंस किए उनकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा तुमने कई बार देखा होगा कि कई बार किसी एग्ज़ाम से पहले या कोई स्टेज परफॉर्मेंस से पहले बॉडी जो है स्ट्रेस में आ जाती है। ठीक है ना, जैसे कि एक मतलब रेड फेस हो जाता है, वार्म रेड फेस, राइट? या फिर हाथ जो है परस्पायर करते हैं, पसीना आता है हाथों में। ठीक है ना, हार्ट बीट जो है रैपिडली बीट करता है। तो ये जो है सारे सिम्टम्स जो है ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के हैं, एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स टू दीज टू हॉर्मोन्स। ठीक है, अब तुम कहोगी मैडम जब दोनों का फंक्शन ही सेम है तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ये है कि जो एपिनेफ्रिन है या एड्रेनलिन है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर एपिनेफ्रिन। क्या होता है कि बॉडी में ऑर्गन्स पर अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों को स्टिमुलेट करता है एपिनेफ्रिन, जबकि अल्फा रिसेप्टर्स को ही केवल स्टिमुलेट करता है नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन। ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ द अबव सेड फंक्शंस जो कि ये हार्मोन कंट्रोल करता है, एड्रिनल्स को या एड्रिनल ग्लैंड्स को ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है यानी कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो एक तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करते हैं, तो इनको सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।